नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा साम्राज्य जो 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करता रहा हो, वह धीरे धीरे बिखरने लगे। लोग असुरक्षित महसूस करें, किसान विद्रोह करने लगे, शक्तिशाली अमीर अपनी सत्ता खुद संभाल लें और दूर दराज के हिस्सों में अलग अलग राजनेता स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह 18वीं सदी का भारत था, एक ऐसा युग जब मुगल एम्पायर, जो एक समय में भारत की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शक्ति था, अब अपने पतन के कगार पर खड़ा था। और इसी पतन के बीच उभर रही थी नई ताकतें, राजपूत, सिख, मराठा, जाट और कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियां। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें याद रखने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यह समझने के लिए पढ़ाया जाता है कि जब एक पुराना युग खत्म होता है तो नया युग कैसे जन्म लेता है। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक पूरे काल का अंत हो गया हो। उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार दक्षिण भारत में युद्ध किए, डेक्कन कैंपेन्स, जिन्होंने साम्राज्य की मिलिट्री स्ट्रेंथ और ट्रेजरी को बुरी तरह थका दिया। उनके उत्तराधिकारियों में वो क्षमता नहीं थी कि वे इतने विशाल साम्राज्य को चला सके। धीरे धीरे साम्राज्य का ढांचा चरमराने लगा। सूबेदार, जिनके पास सीमित क्षेत्रीय अधिकार थे, अब केंद्र सरकार से आदेश लेने के बजाय अपने आप निर्णय लेने लगे। मनसबदार, जो कभी बादशाह के सेवक थे, अब स्वयं को शासक समझने लगे। उन्होंने दीवानी यानी राजस्व प्रशासन और फौजदारी यानी सैन्य शक्ति का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जब केंद्र के पास धन और शक्ति नहीं रही तो राजस्व वसूली बंद हो गई और राजधानी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। किसानों और जमींदारों के बीच लगातार झड़पें और विद्रोह शुरू हो गए। इस संकटग्रस्त समय में जब भारत अंदर से कमजोर हो चुका था, तभी शुरू हुए बाहरी आक्रमण। सबसे पहले नादिर शाह, जो ईरान का शासक था, 1739 में दिल्ली पर हमला करता है। दिल्ली की सड़कों पर खून बहता है, बाजार लूटे जाते हैं, महल जलाए जाते हैं। वो पीकॉक थ्रोन, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति और अनमोल रत्न लेकर चला जाता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आता है और 1748 से 1761 तक 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। ये हमले सिर्फ धन की चोरी नहीं थे, बल्कि एक सभ्यता पर हमले थे। इस समय मुगल दरबार भी अंदर से टूट चुका था। दो गुट, ईरानी और तुरानी, आपस में संघर्ष कर रहे थे। फर्रुख सियार और आलमगीर दो जैसे शासकों की हत्या हुई और अन्य बादशाहों को उनके ही अमीरों ने अंधा कर दिया। यह एक राजनीतिक त्रासदी थी। राजपूतों की शक्ति मुगल शासन में भी बनी रही थी, विशेष रूप से अंबर, जयपुर और जोधपुर जैसे राज्य, जिन्हें वतन जागीर कहा जाता था, मुगल दरबार के लिए लड़ते थे और बदले में स्वायत्तता पाते थे। 18वीं सदी में उन्होंने अपने राज्यों को और विस्तृत करने की कोशिश की। सवाई जय सिंह न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने जंतर मंतर जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण करवाया, जो खगोल शास्त्र में भारतीय योगदान का उदाहरण है। उन्होंने आगरा, मालवा और अन्य क्षेत्रों की सुबद्री हासिल की, लेकिन 1740 के बाद जब मराठा हमले बढ़े तो उनका विस्तार रुक गया। फिर भी उन्होंने राजस्थान में किले, जल संरचनाएं और शिल्पकला के ऐसे नमूने बनाए जो आज भी भारत की शान है। सिख समुदाय ने गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणा से खुद को सिर्फ एक धार्मिक समाज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य समुदाय के रूप में ढाला। खालसा की स्थापना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा की। उनके बाद बंदा बहादुर ने सिख राज्य की नींव रखी और सिक्का चलाकर स्वराज्य की घोषणा की। उनकी मृत्यु के बाद भी सिख समाज बिखरा नहीं, बल्कि मिसल्स और दाल खालसा जैसे संगठन बनाए गए। हर साल अमृतसर में बैसाखी और दिवाली पर सारे नेता इकट्ठा होते थे और गुरमतास के जरिए सामूहिक निर्णय लेते थे। 1765 में खालसा ने फिर से अपना सिक्का चलाया, वही शब्द, वही आत्मा। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को एकजुट किया और लाहौर को राजधानी बनाया। एक मजबूत, संगठित सिख साम्राज्य की शुरुआत हुई। मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिनकी रणनीति, संगठन और स्थानीय संपर्क उन्हें असाधारण बनाते थे। उन्होंने स्थानीय योद्धाओं और कुंभस की मदद से एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाए। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा बने असली शक्ति के स्रोत। पुनः राजधानी बनी। बाजीराव ई जैसे पेशवाओं ने मराठा ताख्त को उत्तर भारत तक फैला दिया।
मालवा, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटका सभी को कर देना पड़ा। चौथ और सरदेशमुखी के माध्यम से अपार धन एकत्र किया गया, लेकिन 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने इस विस्तार को झटका दिया। अफगानों से हार ने मराठों को याद दिलाया कि शक्ति के साथ संगठित समर्थन भी जरूरी है। फिर भी मराठा साम्राज्य ने इंदौर, उज्जैन, पूना जैसे शहरों को व्यापार और संस्कृति के केंद्र बनाए रखा। जाट शक्ति, किसान के हाथों में तलवार, चुरामन और फिर सूरजमल के नेतृत्व में जट्स ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने भरतपुर को राजधानी बनाया और दिल्ली आगरा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। वे किसान थे, लेकिन उन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स विकसित किए। लोहागढ़ फोर्ट और दिग्पलस उनकी वास्तुशिल्प समझ और आत्मविश्वास का प्रतीक बने। उन्होंने ट्रेड सेंटर्स जैसे पानीपत और बल्लभगढ़ को भी विकसित किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय से हमें केवल यह नहीं पता चलता कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि हम ये सीखते हैं कि जब केंद्र कमजोर होता है तो नए केंद्र उभरते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, यह एक नवयुग की शुरुआत थी। राजपूतों की परंपरा, सिखों की श्रद्धा, मराठों की शक्ति और जाटों की स्वाभिमान सब मिलकर उस भारत का निर्माण कर रहे थे जो आगे चलकर औपनिवेशिक संघर्ष और आजादी की लड़ाई का गवाह बना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।